हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी। या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं लाइक सी टेट एनटीए का नेट एग्ज़ाम, उन सब एग्ज़ामों के लिए ये थ्योरी और ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट है आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ईजी ही होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड है। इसमें आपको ज़्यादा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स अपनी लगाने की ज़रूरत नहीं है। टू द बेस्ड है, फैक्ट है, फैक्चुअल है। जितना आप देखेंगे, जितने आप चीज़ों को पढ़ेंगे, उतने क्वेश्चंस आपके ठीक हो जाएंगे। चलिए देखिए, आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, कहीं कहीं पर आपने इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी देखा होगा, बट इसका नाम न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। इसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि इसका नाम क्या है, क्योंकि ये जो मैंने आपके लिए स्लाइड लगाई है, ये स्लाइड मैंने इंडिया के एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रिलीज़ किया हुआ जो डॉक्यूमेंट है, वहाँ से कट करके क्रॉप करके इस इमेज को लगाया गया है। तो इसका जो नाम है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या होती है। सबसे पहली बात समझिए कि एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है। एजुकेशन पॉलिसी बेसिकली एक पॉलिसी होती है जिसके एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके फ्रेमवर्क में रहकर हम एक डिज़ाइन करते हैं कि किस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम काम करेगा। इससे पहले भी आपने बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसीज़ पढ़ी हैं, जैसे कि आपने अलग अलग तरीके की एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी होंगी। आपने एजुकेशन पॉलिसी 1968 पढ़ी है, फिर उसके बाद 1986 पढ़ी है। उसके बाद आपने प्लान ऑफ एक्शन पीओए पढ़ा होगा, प्रोग्राम ऑफ एक्शन और प्लान ऑफ एक्शन 1992 में आया था। ये भी आपने पढ़ा होगा। इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए कि यूनिवर्सल एजुकेशन होना चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेस एजुकेशन होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बात की थी। इन सारी चीज़ों को इसमें बात की गई। तो हुआ क्या कि 21st सेंचुरी के अंदर जो पुरानी वाली जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 वाली, वो थोड़ा फिट नहीं बैठ रही थी, क्योंकि बहुत सारे जो चेंजेस हैं इतने सालों में आ गए हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी आ गई है, सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, स्किल्स लोगों की चेंज हो गई हैं। तो वो एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो आज की डेट में फिट नहीं थी 21st सेंचुरी में। तो 21st सेंचुरी के लिए हमें एक नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आना था, जिसके लिए हम 2020 के अंदर एक नई पॉलिसी लेकर आते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मतलब क्या है कि इसमें हमने ट्रांसफॉर्मेटिव फ्रेमवर्क अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। जो यूनियन कैबिनेट होती है इंडिया की, उसने इसको अप्रूव किया। जुलाई 29 2020 डेट इंपॉर्टेंट होती है। तो 29 जुलाई 2020 को जो कि कोविड का टाइम था, उसमें आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और जो अदर मिनिस्टर्स हैं वो इसको रिलीज़ करते हैं। एट ओवरहोलिंग द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ओवरहोलिंग का मतलब होता है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से, या फिर कोई भी चीज़ है उसको बिल्कुल तोड़कर दोबारा से एक नई चीज़ में क्रिएट करना। तो पुरानी पॉलिसी को तोड़कर उसमें से कुछ प्लान्स लेकर, उसमें से कुछ चीज़ें लेकर एक नई एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया, जो कि क्या करता है 21st सेंचुरी की जो ज़रूरतें हैं एजुकेशन को ध्यान में रखकर उसको पूरा किया जाएगा। तो 21st सेंचुरी की नीड, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको पूरा करने के लिए एनईपी को बनाया गया। एनईपी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को रिप्लेस किया। इसने, मैंने आपको बताया, 1968 के बाद 1986 में जो पॉलिसी आई थी, उसके बाद प्रोग्राम या प्लान ऑफ एक्शन आया था, जो आपने पढ़ा होगा। वो प्लान ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। उन सबको हटाकर 1986 को रिप्लेस कर कर एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाई जाती है, जो स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों के लिए अलग अलग रहती है। स्कूल के लिए स्कूल लेवल कैसा रहेगा, और हायर एजुकेशन मतलब आप जब कॉलेजेस में जाएंगे तो वहाँ पर क्या से डिग्री होंगी, किस तरीके के कोर्सेज होंगे, उसके बारे में बात की गई है। आज हम जो बात करेंगे वो स्कूल लेवल के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि स्कूल लेवल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनईपी जो है वो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है 21st सेंचुरी की। 21st सेंचुरी की सबसे पहली है, इससे पहले 20 सेंचुरी की थी। डेवलप्ड आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन स्टार्टिंग इन जनवरी 2015। जनवरी 2015 में इसकी कंसल्टेशन स्टार्ट होती है। बाकी लोग मिलते हैं, कैबिनेट बैठता है और सारे अप्रूवल्स लिए जाते हैं। अलग अलग जो
रिसर्च हैं, जो असिस्टेंट्स हैं वो फील्ड पर जाते हैं, वो डाटा गैदर करते हैं, अलग अलग लोगों को मिलाया जाता है, अलग अलग स्कूल के प्रिंसिपल, एजुकेशन बॉडी और अथॉरिटी के एक्सपर्ट्स को लाया जाता है और एक कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी टी या सर सुब्रमण्यम बनाते हैं, जिनके द्वारा उस कमेटी को चलाया जाता है और जो फाइनल ड्राफ्ट है वो सबमिट करते हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ध्यान से सुनना, सिंपल सी बात है कि टीएसआर जो सुब्रमण्यम थे उन्होंने कमीशन बनाई थी और जो फाइनल ड्राफ्ट है वो 2019 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने, जो फॉर्मर इसरो चीफ थे, जो पहले के इसरो चीफ थे, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। आफ्टर रिसीविंग 2 लाख सजेशन, यहाँ से देखो क्वेश्चंस बहुत बनते हैं क्योंकि ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सीटेट वगैरह के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर इस तरीके के नहीं बनते, बट जब आप कॉम्पिटिटिव किसी भी स्टेट एग्जाम के, टीचिंग एग्जाम के लिए जा रहे हो, रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करते हैं। फैक्ट क्लियर, क्योंकि सब फैक्ट अलग अलग लाते हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट मैंने जो डॉक्यूमेंट है वहाँ से इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट किया है, इन स्लाइड्स को, जो हमारा डॉक्यूमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। 2 लाख सजेशंस आते हैं अलग अलग स्टेक होल्डर से, 2.5 लाख ग्राम पंचायत से सजेशंस आते हैं, 6600 ब्लॉक्स होते हैं, 6000 अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, 676 डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं जो इसके अंदर सजेशंस देती हैं और इम्प्रूवमेंट करने की बात कहती हैं कि किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव करेंगे। अब जो विजन है इसका, सबसे पहले एक बात और समझ लें कि जो ये है वो MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और डेवलपमेंट, जो रिसोर्सेज और डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज और डेवलपमेंट जो मंत्रालय था MHRD, उसको चेंज कर कर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन मिनिस्ट्री उसको कर दिया गया है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जाएगा, MHRD नहीं कहा जाएगा। बट जब आप ये डॉक्यूमेंट देखेंगे, डॉक्यूमेंट वेबसाइट से निकालेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पर आपको ये MHRD देखने को मिलेगा कि ये MHRD के द्वारा रिलीज किया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि क्या विजन है इसका, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, कि हम इस पॉलिसी को क्यों लेकर आए हैं। एक तो क्या होना चाहिए, एक तो हम बात करते हैं कि विजन ये है कि एक्सेस होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए और इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। मतलब जो इस पॉलिसी के तहत एजुकेशन है वो एक्सेस होनी चाहिए, ये पहले भी बात की गई है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इंक्लूसिव एजुकेशन और अदर पॉलिसीज़ 1986 या यूनिवर्सल देखेंगे, या फिर आप राइट टू एजुकेशन देखेंगे, वहाँ पर भी इसकी बात की गई है कि एक्सेस होनी चाहिए, सब लोग उसको एक्सेस कर पाएँ। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसकी अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, सब उसको अफोर्ड कर पाएँ, ले पाएँ। इक्वालिटी होनी चाहिए सबके लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, जो एजुकेशन है वो क्वालिटी डिलीवर करनी चाहिए। इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, इंक्लूसिविटी के बारे में हम बात कर चुके हैं कि सब लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाए, वेदर चाहे वो डिसेबल हो या फिर किसी भी रीजन या लोकेलिटी से आते हो। होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर बच्चे की आप पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट एक स्टूडेंट की होनी चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए, मतलब जो अप्रोच है पढ़ाने की वो मल्टी डिसिप्लिन होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा एक ही चीज़ को रट रहा है, वो जो पढ़ना चाहता है, जैसे कि वो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है, इकोनॉमिक्स के साथ साथ फिजिक्स पढ़ना चाहता है, मैथ्स पढ़ना चाहता है, तो इस तरीके से एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया जाए और जो वो पढ़ना चाहता है वो मल्टीपल डिसिप्लिन को पढ़ सके। इन चीज़ों की बात इसमें विजन्स में की गई है कि ये इसके विजन्स थे। क्लियर, कि इसका विजन क्या था, कि ये इसका विजन था कि इस तरीके से इसको किया जाए, ताकि इसका जो मेन विजन है वो ये है कि हम ग्लोबल ग्लोबल कंपटीशन में हमारे स्टूडेंट, हम ग्लोबल कंपटीशन कर सकें, मतलब हमारा जो पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का जो कंपटीशन है, हमारी एजुकेशन इस तरीके से प्रोवाइड करेगी कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो वर्ल्ड के किसी भी स्टूडेंट के साथ कम्पीट कर सकें और अच्छी एजुकेशन ले सकें। फिर आती है ऑब्जेक्टिव, कि इसका क्या, हम क्यों ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर कंप्लीट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। अब ध्यान से सुने कि ऑब्जेक्टिव है जो हमारा
एसडीजी गोल है, एसडीजी गोल नंबर 4, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। एसडीजी गोल्स होते हैं, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो एसडीजी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब ऐसे देखिए क्या होता है कि जो यूनाइटेड नेशन है, उसकी जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, आई थिंक 193 196 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, वो सारी की सारी कंट्रीज जो हैं वो साथ बैठती हैं और वो 15 ईयर्स के लिए, 15 सालों के लिए, 15 ईयर्स के लिए कुछ गोल्स बनाती हैं, कुछ गोल्स बनाती हैं जो हर कंट्री को उन गोल्स को हर 15 सालों में अचीव करना होता है। एसडीजी गोल्स जो है वो 2015 से लेकर 2030 तक रहेंगे। क्लियर? इनसे पहले जो गोल थे वो एमडीजी थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो कि 2000 से लेकर 2015 तक थे। क्लियर? जो ये गोल्स होते हैं, ये देखा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या मेजर इश्यूज हैं और उन मेजर इश्यूज को किस तरीके से पूरा वर्ल्ड मिलकर टैकल करेगा। ये गोल्स जो होते हैं, इसमें हर कंट्री एक दूसरी कंट्री की हेल्प करती है ताकि हर कंट्री अपने इन गोल्स को अचीव कर सके। जैसे गोल्स बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, हंगर वगैरह, पॉवर्टी वगैरह हटाना, या क्लीन एनवायरनमेंट, सारी चीज़ें। इसमें जो गोल नंबर 4 है वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। वो गोल नंबर जो 4 है, कई कई लोग इसको 3 बोलते हैं, बट ये 3 नहीं है। आपके आगे यूएन की जो स्लाइड है वो खुली हुई है, तो सारा प्रूफ है आपके पास कि एजुकेशन जो गोल नंबर 4 है, 15 ईयर के लिए जो गोल्स बनाए जाते हैं, उसमें 2015 से लेकर 2030 तक हमें ये गोल्स अचीव करने हैं। तो इसका मतलब जो एनईपी है, एनईपी जो हम ला रहे हैं, हम इसलिए ला रहे हैं कि जो गोल है उसको हम 2030 तक पूरा कर सकें। कोई भी जो गोल है क्वालिटी एजुकेशन का, इसलिए हम इसको अचीव कर रहे हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, और हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस चाहते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसके की प्रिंसिपल्स क्या है, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बात करता है? ये सबसे पहला बात करता है कि इसमें कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल स्टडी होनी चाहिए। इसमें रोट लर्निंग को आप नहीं करवाओगे। मतलब ये जो रट्टाफिकेशन हम लोग करते हैं, जो हम लोग एजुकेशन लेकर आए हैं, तो रट्टाफिकेशन होता था कि साइंस को रट लो, मैथ्स को रट लो और फॉर्मूले रट लो और ये रट लो, बच्चों को यूज़ करना नहीं आ रहा, बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आ रही। इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए। हिंदी उनको रटवाई जा रही है, एसएसटी उनको रटवाई जा रही है। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जब वो बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तब उनको पता लगता है कि हमने जो एसएसटी सोशल साइंस में पढ़ा था, हमने कुछ नहीं पढ़ा था। बच्चे रट्टे मार रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स के रट्टे मार रहे हैं, एग्जाम्स का प्रेशर ले रहे हैं और रट्टे मार के आंसर राइटिंग कर रहे हैं। उसको हमें रट्टाफिकेशन को ख़त्म करना है और कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है। मतलब कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होनी चाहिए कि बच्चा सोच समझकर चीज़ों को कर सके। दूसरा है थिंकिंग क्रिएटिव। थिंकिंग होनी चाहिए बच्चे की डेवलप, थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए, क्रिएटिविटी बच्चे की डेवलप होनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें लाई जाएं। और बच्चे जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग कब होगा? जब बच्चा स्टूडेंट, जब आप स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच अपनाओगे लर्निंग के लिए, टीचिंग के लिए, जब आप स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच अपनाओगे कि स्टूडेंट जो है उनको प्रॉब्लम दोगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके लेकर आएंगे, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करके लाएंगे। इस तरीके से बच्चों को क्रिएटिविटी देनी है, जैसे उनकी डिबेट, स्पीच और ये सारी चीज़ें करानी है, अलग अलग कॉम्पिटिशन कराने हैं, जैसे कि और स्कूल्स के अंदर हो भी रहा है। ठीक है, थिंकिंग उनकी डेवलप करनी है आपको, जिससे कि वो सोच सके, रट्टाफिकेशन ना करें। इसमें वोकेशनल स्टडी की बात की गई है, वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होता है बेसिकली कि हमें उनको स्किल्स वाली एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, स्किल्स डेवलपमेंट वाली। स्किल्स डेवलपमेंट वाली मतलब जैसे कि हमें उनको कोडिंग सिखानी चाहिए। आपने देखा होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला भी कि हम 6th क्लास से ही कोडिंग को इंट्रोड्यूस कर देंगे, बच्चा 6th क्लास से कोडिंग सीख सकता है। कोडिंग हो गया, या फिर कंप्यूटर लिटरेसी हो गया, किसी भी चीज़ की कंप्यूटर के बारे में नॉलेज, जितनी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे कि उसको हम और स्किल्स दे सकते हैं, जैसे हम पेंटिंग सिखा सकते हैं अगर वो उसमें एक्सपर्ट है, या फिर हम उसको
डाटा एंट्री सिखा सकते हैं, डाटा एंट्री सिखा सकते हैं, सिर्फ डाटा एंटर कर सकता है। इस तरीके के जो स्किल्स प्रोग्राम होते हैं जिनमें लोगों की जॉब लगती है, ऐसी स्किल्स हमें उनके अंदर इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, जिससे कि जब वो एजुकेशन को कंप्लीट करके निकले तो उसके पास एक ऐसी स्किल्स होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, जब वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करे तो उसके पास एक ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिसको यूज़ कर कर वो जॉब को ले सके। चाहे आप उसको कोई भी कंप्यूटर सिखाइए, कोडिंग सिखाइए, पेंटिंग सिखाइए, इलेक्ट्रीशियन बनना सिखाइए, टेलर बनना सिखाइए, फैशन डिज़ाइनिंग सिखाइए, कोई भी चीज़ आप उसको सिखाइए जिससे कि उसकी एक स्किल्स डेवलप हो सके। कब तक स्किल्स डेवलप हो सके? एंड ऑफ स्कूल, जब तक स्कूल ख़त्म नहीं होता है तब तक उसके कोई भी स्किल्स जो है वो डेवलप हो सके। क्लियर? उसके बाद आता है कि बात की जाती है कि और इसके अंदर बात की जाती है फोर, मल्टी लैंग्वेज होना चाहिए। मल्टी लिंग्विज्म, मल्टीलिंग्विज्म का मतलब होता है कि बच्चे को मोर देन वन नॉलेज की, मोर देन वन लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आप उसको एक से ज़्यादा भाषा सिखाओ, क्योंकि जब हम उसको एक से ज़्यादा भाषाएं सिखाएंगे, जब वो सीखेगा, तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर 22 लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश को एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि वो हमारी रीजनल या फिर हमारी कंट्री की कोई भी लैंग्वेज नहीं है। जैसे हम उसको संस्कृत सिखा सकते हैं, हम उसको राजस्थानी, मराठी, गुजराती, कोई भी एक लैंग्वेज, चाहे वो उसकी रीजनल लैंग्वेज हो या फिर वो कोई भी एक अदर लैंग्वेज हो, हिंदी हो या कुछ भी हो, पर कोई भी लैंग्वेज उसके ऊपर आप इम्पोज नहीं करोगे, थोपोगे नहीं कि आपको ये सीखनी पड़ेगी। जैसे कि हम जब 5th 6th 7th क्लास में थे तो हमें बोला जाता कि आपको संस्कृत पढ़नी पढ़नी है, तो हम उस संस्कृत को रट्टा मारते थे कि जल्दी से रट्टा मार लेते हैं, टेस्ट देंगे, पेपर देंगे और पास हो जाएंगे। तो इस तरीके की आपको एजुकेशन को नहीं करना है, आपको किसी के ऊपर लैंग्वेज नहीं थोपनी है, जो बच्चा सीखना चाहता है वो सीख सके। क्लियर? तो ये इसके की प्रिंसिपल्स थे जिनके ऊपर बात की गई। एक मेजर की प्रिंसिपल्स था कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे की। होलिस्टिक मैंने अभी आपको बताया, ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसी? आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी कराई थी। ब्लूम टैक्सोनॉमी में मैंने आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताई थी। तीन तरीके की डेवलपमेंट बताई थी, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक साइकोमोटर डेवलपमेंट और एक अफेक्टिव डेवलपमेंट डोमेन। मैंने तीन डोमेन बताया था कि ब्लूम ने तीन तरीके की डोमेन की टेक्सोनॉमी में बताया था कि तीन तरीके के डोमेन होते हैं जिसमें कोई भी बच्चा जो है, कोई भी स्टूडेंट जो है किसी भी चीज़ को सीखता है। तो सीखने के लिए वो कॉग्निटिव का यूज़ करता है, कॉग्निटिव मतलब अपनी बुद्धि का यूज़ करता है। साइकोमोटर मतलब वो अपनी फिजिकल बॉडी का यूज़ करता है, जैसे रीडिंग, लिखना, बोलना, चलना। और अफेक्टिव का मतलब है वो अपने इमोशंस का यूज़ करता है। तो इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि उसकी होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट हो। मतलब आप उसको गेम्स में, स्पोर्ट्स में भी प्ले कराओगे, उसको फिजिकल एक्टिविटी कराओगे, आप उसमें इमोशंस डेवलप करोगे, सारी चीज़ें करोगे, और कॉग्निटिव आप उसको उसकी एबिलिटी को इंक्रीज करोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग करके, ताकि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ऐसा नहीं है कि आपने उसको रटवा दिया, वो टॉपर बन गया, बट जब वो बाहर जा रहा है तो रियल लाइफ में वो किसी भी चीज़ के साथ क्या नहीं कर पा रहा है, टैकल नहीं कर पा रहा है। जैसे कि अफेक्टिव डोमेन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन ने पिछले कुछ सालों में एजुकेशन ने बच्चों को इस तरीके का बना दिया कि बच्चे जो हैं वो रट लेते हैं, प्रेशर ले लेते हैं, और बाहर जब वो जाते हैं तो वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, वो टॉपर है, बट जब वो बाहर जाते हैं वो रियल लाइफ के साथ क्या नहीं कर सकते, रियल लाइफ के साथ कभी भी इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। वो फोबिया होता है उनके अंदर, डर होता है। तो आपने देखा होगा स्कूल के अंदर साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट बैठाए जाते हैं, और उनके अंदर एक साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे एक टीचर होते हैं, एक अलग से एक वैकेंसी निकलती है जहाँ पर उनकी फीलिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह को रिमूव किया जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों की भी आपको सिखाना पड़ेगा ताकि वो बाहर जाकर उनको टैकल कर सके। नेक्स्ट आता है कि स्कूल एजुकेशन को लेकर हम स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे। इसमें पार्ट वन जो है वो स्कूल एजुकेशन का, और पार्ट टू जो है वो हायर एजुकेशन का है। पार्ट वन की बात हम नहीं करेंगे अभी, ये थ्योरी बहुत डिटेल में, हम सिर्फ इसको समअप कर रहे हैं जल्दी से, थोड़ी सी वीडियो में हम कंसाइज वे में जो भी इम्पोर्टेंट है एक दो टॉपिक वो कर रहे हैं। बाकी डिटेल इसके बारे में हमने अपनी क्लास के अंदर डिटेल में बात की है, क्योंकि ये अभी बहुत सारी डिटेल इसके अंदर है। तो हम स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे क्योंकि आपके में स्कूल एजुकेशन है, और अगर आप नेट देने जाएंगे तो वहाँ पर आपके लिए हायर एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? अब बात करते हैं कि स्कूल एजुकेशन के अंदर बच्चा किस तरीके की चीज़ों को करेगा। देखिए, जो पहला स्ट्रक्चर था, जो पहले जो स्ट्रक्चर था, वो पहला स्ट्रक्चर था 10+2। 10+2 का मतलब कि बच्चा जो है
10+2, इसका मतलब बच्चा 6 से 16 साल का बच्चा जो है वो 10th क्लास पास करेगा, और 16 से 18 साल का बच्चा जो है वो +2 मतलब 12th पास कर लेगा। क्लियर? ये स्ट्रक्चर आपने देखा है कि उसमें वो बेसिक मैथ साइंस एसएसटी पढ़ेगा, और उसके बाद वो आर्ट्स कॉमर्स और हिस्ट्री वगैरह जो भी पढ़ना चाहता है आर्ट्स कॉमर्स साइंस उसमें चला जाएगा। इस एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर कर रिप्लेस कर कर एक नया एजुकेशन सिस्टम लाया गया। जो एजुकेशन सिस्टम जो है, जो स्ट्रक्चर जो है, वो स्ट्रक्चर जो है, ध्यान से सुने, स्कूल एजुकेशन में एक नया स्ट्रक्चर लेकर आई गवर्नमेंट, 5+3+3+4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा स्ट्रक्चर लाया गया, कि उसका नंबर क्या है, तो 5+3+3+4। तो आप ऐसे कर सकते हैं 5334, रट्टा मार लें 5334। तो 5334 जो है वो न्यू पैडागोजिकल और करिकुलर स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर 3-4 बेस बने हुए हैं। मतलब जो स्ट्रक्चर के अंदर पहले 2 बेस थे, अब 4 पार्ट में स्ट्रक्चर को बनाया गया है। पहले 10+2 था स्ट्रक्चर, अब उसको हटाकर 4 स्ट्रक्चर बना दिए गए हैं। स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है, 5+3+3+4। पहला जो स्ट्रक्चर होगा, जो पहला भी होगा वो होगा बेस, बच्चे का बेस बिल्ड करना। दैट इज कॉल्ड फाउंडेशनल स्टेज, इसको हम बोलेंगे फाउंडेशनल स्टेज। इस फाउंडेशनल स्टेज में क्या होगा, इस फाउंडेशनल स्टेज में जो होगा, हम फोकस करेंगे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर। ध्यान से सुनना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर हम फोकस करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मतलब बच्चों को एक्टिविटी कराई जाएगी। जैसे प्ले स्कूल के अंदर बच्चों को किताबें नहीं रटवाई जाती। अगर आपने कभी देखा होगा तो प्ले स्कूल में आप छोटे बच्चों को जाएंगे तो वहाँ पर गेम्स खिलाए जाते हैं, उनको टॉयज से दिखाया जाता है, उनको झूले पे झुलाया जाता है। छोटे छोटे झूले होते हैं, बॉल्स होती हैं, बड़े बड़े चार्ट्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, तो उनको दिखाया जाता है, उनको गेम्स खिलाया जाता है। तो जो वो कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर होगा फाउंडेशनल जो होगा वो 5 सालों का होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है 5 साल, तो पहले 5 साल होंगे। उस 5 साल का जो स्ट्रक्चर होगा वो फाउंडेशनल स्ट्रक्चर होगा, मतलब स्टार्टिंग, फाउंडेशन मतलब बेस, स्टार्टिंग, बेसिक चीज। उस फाउंडेशनल स्ट्रक्चर में पहले 3 साल, जो 3 साल से 6 साल तक का बच्चा होगा, जिसकी एज कितनी होगी, 3 से 6 साल तक का बच्चा फाउंडेशनल स्टेज में आएगा। वो बच्चा 6 साल से पहले का बच्चा मेन स्ट्रीम स्कूल में नहीं जाएगा। वो किस में जाएगा, वो आंगनवाड़ी में जाएगा, या फिर वो प्री स्कूल में जाएगा, जो प्ले स्कूल्स होते हैं, आपके आसपास स्कूल्स होंगे। या फिर गवर्नमेंट एक नई कॉन्सेप्ट लेकर आई है, दैट इज कॉल्ड बाल वाटिका। जो प्ले स्कूल होते हैं उसमें गवर्नमेंट सेक्टर का प्ले स्कूल लेकर आई है, दैट इज कॉल्ड बाल वाटिका। उसमें नए नए टीचर्स की वैकेंसी भी निकल रही है काफ़ी टाइम से, तो बाल वाटिका होगा। फिर 2 साल के लिए, मतलब क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए एज जो होगी वो 6 to 8 ईयर, मतलब जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा तो वो मेन स्ट्रीम स्कूल में आ जाएगा, जो फर्स्ट और सेकंड में होगा। 6 से 8 साल का बच्चा, क्योंकि कई बच्चों का एडमिशन 7 साल में होता है, कई का बच्चों का एडमिशन 6.5 में होता है, तो एज वेरी करती है। क्योंकि क्योंकि हमारा अकेडमिक सेशन अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और किसी का बर्थडे जून में आ रहा है, किसी का बर्थडे मार्च में आ रहा है, तो डिपेंड करता है। तो 6 साल से पहले का बच्चा क्लास फर्स्ट में नहीं जाएगा, ये गवर्नमेंट का रूल है, उससे पहले नहीं जा सकता। 6 से 8 साल का बच्चा 2 साल के लिए फर्स्ट और सेकंड करेगा। उसको करने के बाद वो प्रिपरेटरी स्टेज में चला जाएगा, जो प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल की होगी। कितने साल का होगा, 3 साल की प्रिपरेटरी स्टेज होगी। देखिए यहाँ लिखा है, हमने एजेस लिखी हुई है इसमें, ये स्ट्रक्चर मेरा नहीं है, ये स्ट्रक्चर एनईपी के डॉक्यूमेंट में इसी तरीके से मेंशन है। क्लियर? प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल का होगा, जो फोकस करेगा किसके ऊपर, फाउंडेशन लिटरेसी। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, फाउंडेशनल लिटरेसी। मतलब बच्चों ने जो पढ़ा है फाउंडेशन में उसको और इम्प्रूव करना है, फाउंडेशन लिटरेसी। और न्यूमरेसी में डेवलप करना, मतलब अब नंबर्स वगैरह के टर्म्स में उसको हमें डेवलप करना है, जिसको हम प्रीपरेटरी स्टेज बोलेंगे, मतलब प्रिपेयर करेंगे इस स्टेज में। क्लास 3 से 5 साल तक रहेगा, बच्चा 11 से 8 साल का रहेगा, एज पूछी जा सकती है, 3 साल का टाइम पीरियड है। 5+3, आगे चलते हैं। फाउंडेशनल न्यूमरेसी रहेगी, ग्रेड कितनी रहेगी बच्चे की, क्लास 3 से 5 साल रहेगी, क्लास को ही ग्रेड बोलते हैं। फिर आता है मिडल, मिडल में फिर 3 साल का, क्योंकि आप देख रहे हो मिडल पीरियड फिर 3 साल का रहेगा, जिसमें क्लास 6 से 8 तक का बच्चा होगा, जो जिसकी एज जो होगी वो 11 से 14 तक होगी, वो 13 भी हो सकती है बट 14 तक रहेगी। जिसमें बच्चा जो है वो सीखेगा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपेरिंशियल लर्निंग, मतलब एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को सीखेगा, छोटी छोटी चीज़ों को सीखेगा, हम उसको सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, समझाएंगे, और ये सारी चीज़ें हम उसके साथ करेंगे ताकि वो सीखे। जैसे कि हम उसको मैंने आपको बताया
जैसे पहले हम उसको क्या पढ़ाएंगे, हम उसको मैथ्स पढ़ाएंगे, हम उसको साइंस पढ़ाएंगे, हम उसको मैथ्स पढ़ाएंगे, हम उसको साइंस पढ़ाएंगे, हम उसको एसएसटी पढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें हम उसको पढ़ाएंगे ताकि वो अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सके कि आगे जाकर उसको किस चीज़ को पढ़ना है। फिर आता है सेकेंडरी स्टेज। जो सेकेंडरी स्टेज है वो लास्ट स्टेज है। अब जो आपका 9-10 था, जो 11-12 हुआ करता था, उसको 4 साल का कर दिया है, 9 से 12 तक। इसके अंदर बच्चा 14 से 18 साल का होगा और ये 4 सालों के लिए होगा। अब इसमें जो बच्चा है वो अपना स्पेशलाइजेशन चूज कर सकता है। स्पेशलाइजेशन चूज कर सकता है पहले ही कि उसको अकाउंट्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है या क्या पढ़ना है। और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के अकॉर्डिंग, अब ऐसा नहीं है कि साइंस है तो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। आप साइंस के साथ अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अगर आपका मन है कि मैं एक फिजिक्स ले लूँ और बाकी मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले लूँ और एक बिजनेस स्टडीज़ ले लूँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अंदर स्पेशलाइजेशन हो जाएगा जिसके अंदर हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होगी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, बट जाएगा, जिससे जो आप 11-12 में स्पेशलाइजेशन लेते हैं। इस तरीके से आपका स्कूल का एक नया स्ट्रक्चर रहेगा जो स्कूल के अंदर किया जाएगा। आगे बात करते हैं गोल्स की, कि क्या गोल्स हैं, किन गोल्स के ऊपर किया जाएगा ये। एक तो एक तो यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी होगी, मतलब सबको हमें लिटरेट करना है बाय 2025 तक, जो कि अब तक नहीं हुआ है ये गोल अचीव, और इसको होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। एक है नेशनल मिशन, नेशनल मिशन, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल, ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। वही, मतलब बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है। और इसका टारगेट कब तक रहेगा, इसका टारगेट, ध्यान से सुनना, नेशनल मिशन फाउंडेशन लिटरेसी के द्वारा जो नेशनल मिशन आएगा उसमें जो यूनिवर्सल फाउंडेशनल है, मतलब जो फाउंडेशनल लिटरेसी है स्टार्टिंग की, उसको आपको 2025 तक अचीव करना है। मतलब ये बोला गया था कि जो फाउंडेशनल स्टेज है उसको तो आप 2025 तक अचीव कर लो। नेशनल मिशन जो कि पूरा मिशन बनेगा अलग अलग स्टेजेस का, उसमें यूनिवर्सल मतलब सब बच्चों को ले आओ फाउंडेशनल स्टेज पर। क्लियर? आगे चलते हैं। इसमें अब जल्दी से देखते हैं, करिकुलम एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स लेकर आई गवर्नमेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं जाना। तो इसमें क्या है, रिड्यूस करना है करिकुलम, करिकुलम का लोड रिड्यूस करना है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाना है, मतलब जो रिपोर्ट कार्ड है वो 360 डिग्री होनी चाहिए। ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है आपकी वो 360 डिग्री बनेगी। मतलब आपको कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों डोमेन्स को ध्यान में रखे कि बच्चा खुद की भी असेसमेंट कर सके, पीयर असेसमेंट मतलब उसके फ्रेंड, उसका ग्रुप जो है वो उसकी असेसमेंट कर सके, और टीचर भी उसकी इवैल्यूएशन कर सके। दैट इज कॉल्ड 360, मतलब बच्चे को तीनों तरफ से, चारों तरफ से, सब तरफ से इवैल्यूएशन होनी चाहिए। अब सिर्फ टीचर ही रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाएगा, वो नहीं बताएगा इवैल्यूएशन, टीचर भी सेल्फ असेसमेंट भी होगी, बच्चा खुद भी असेस कर सकता है और पीयर भी उसकी असेसमेंट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद आता है वोकेशनल एजुकेशन। ये बहुत डिटेल में है, अभी हम इनको छोटे में कर रहे हैं, हमने डिटेल में अपनी क्लास में किया है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको डिटेल में ये डॉक्यूमेंट पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी हमें करनी है और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है। तो इंटीग्रेशन मतलब वोकेशनल एजुकेशन मैंने आपको बताया, जो कि स्किल्स वाली एजुकेशन होती हैं, ठीक है, हमें स्किल्स प्रोवाइड करानी है, कोडिंग वगैरह। तो वो ग्रेड 6 तक हो जाना चाहिए, मतलब ग्रेड 6 से हम स्टार्ट कर देंगे, मतलब ग्रेड 6 से हम स्किल्स स्टार्ट कर देंगे और बच्चों को इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कोडिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, डिजिटल के सारे टूल्स वगैरह जो भी है, इलेक्ट्रिशियन, पेंटिंग, जो भी बच्चा सीखना चाहता है जिस स्किल्स को, उसको हम प्रोवाइड कराएंगे और उसको इंटर्नशिप भी देंगे। बैगलेस डे होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि 10 मतलब पूरे साल में, पूरे एक साल में 10 दिन ऐसे होने चाहिए जो बैगलेस हो, चाहे वो कैसे भी हो, 3-3 4-4 दिन हो, या पूरे साल में एक एक महीना हो, एक महीने में एक एक दिन हो, 10 दिन बैगलेस होना चाहिए। बच्चा उसके अंदर कोई भी बैग लेकर नहीं आएगा। और स्कूल खत्म होने तक मैंने आपको बताया कि बच्चे के पास एक स्किल्स होना बहुत ही जरूरी है, होनी चाहिए। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लेकर आए। 3 लैंग्वेज पॉलिसी का फॉर्मूला आपको पता है कि बच्चे को 3 लैंग्वेज पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब उसको आप रीजनल लैंग्वेज सिखाओगे और 2 नेटिव लैंग्वेज, मतलब कुछ भी आप लैंग्वेज सिखाओगे। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला,
जो आपने पहले भी पढ़ा है, पुरानी पॉलिसीज में भी था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन में भी था, उसमें सब में सेम है। बट कोई भी लैंग्वेज अब इम्पोज नहीं की जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों को मार मार कर संस्कृत सिखाई जाती थी कि संस्कृत सीखो, हम नहीं सीखना चाहते थे, वो नहीं होगा। मदर टंग जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। आप बच्चे को पाँचवीं क्लास तक उसके मदर टंग में ही पढ़ाएंगे, चाहे वो राजस्थानी बोलता है, गुजराती बोलता है, वट उसमें आप कराएंगे। और इंडियन साइंस लैंग्वेज बनाएंगे। डेवलप करिकुलम मटेरियल, मतलब जैसे जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, जिन बच्चों को सुनने में या किसी तरीके की दिक्कत है, उनके लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ करोगे पूरे इंडिया के अंदर, जिससे कि उनकी भी डेवलपमेंट हो सके। क्लियर। आगे टीचर एम्पावरमेंट होगा। टीचर के लिए बीएड जो कोर्स है वो सारे कोर्स हटा दिए जाएंगे। बच्चा जो टीचर बनना चाहता है, जो बच्चा, उसके लिए सिर्फ एक ही कोर्स आएगा, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड। जो आजकल आप देखोगे तो रिक्रूटमेंट में लिखा भी आता है कि 4 ईयर का टीचिंग इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। उसमें आपने देखा होगा 4 ईयर की बीएड होती है, मतलब बीए प्लस बीएड या बीकॉम प्लस बीएड एक साथ होगा। बच्चा डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी डिग्री टीचर बनने के लिए चाहिए, उन सबको हटा के एक टीचर के लिए एक स्पेसिफिक डिग्री, 4 ईयर इंटीग्रेटेड। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एनपीएसटी टू बी डेवलप 2022 तक बनाया जाएगा, जो कि कौन बनाएगा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आपको पता है एनसीईटी क्या होता है, जो आपकी डिग्री और आपकी चीज़ों को रिकग्नाइज करता है, उनके द्वारा ये नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे टीचर के लिए। कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स लाई जाएगी, जैसे कि नई नई चीज़ें आ रही हैं कि टीचर्स को आपको ट्रेनिंग पे भेजना पड़ेगा। एवरी ईयर उसको 50 आवर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी हर साल, ठीक है। 60 आवर करनी पड़ेगी स्कूल प्रिंसिपल को, मतलब स्कूल प्रिंसिपल की ट्रेनिंग होगी, मतलब अलग अलग बॉडीज उसकी ट्रेनिंग लेंगी, ठीक है। अथॉरिटी, टीचर्स की ट्रेनिंग होगी 50 आवर्स की, और जो प्रिंसिपल है उनकी 60 आवर्स की ट्रेनिंग होगी। क्लियर। इसको हमें अचीव करना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर कुछ रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं। इसके बाद ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है, जिसको हम अपनी पेड क्लास में करते हैं, वहाँ आप मिलिए, वहाँ आपको हम डिटेल में बताएंगे, क्योंकि अभी ये बहुत ही लंबा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टीचर की, वोकेशनल की, सारी चीज़ें बहुत लंबी हैं। चलिए, व्हाट इज द न्यू पेडागोजिकल करिकुलर स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस बाय एनईपी 2020? कौन सा नया स्ट्रक्चर है? अभी मैंने आपको बताया 5+3+3, है ना। फाउंडेशनल, प्रिपेटरी, मिडल और सीनियर। आप इसको ऐसे याद करेंगे, FPMS, ठीक है। FPMS, तो कौन सा है? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल मिशन फाउंडेशन लिटरेसी अंडर 2020? मैंने आपको बताया 2020 तक नेशनल मिशन लिटरेसी के अंदर क्या हमें अचीव करना है? हमें अचीव करनी है क्या? फाउंडेशनल लिटरेसी। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि हमें फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी ग्रेड 3 तक बाय 2025 तक करनी है। क्लियर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ अचीविंग यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर, ईसीसी? ईसी, अभी हमें ईसीई पढ़ना है, ठीक है। इस ईसीई को पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, हमें इस चीज को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अभी रह रही हैं, इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, इसमें बता देता हूँ, इसको हमें 2030 तक अर्ली चाइल्ड केयर को हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, विच कमेटी ड्राफ्टेड फाइनल वर्जन? देखिए मैंने अभी आपको बताया, फाइनल वर्जन किसने किया? के डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी ने फाइनल वर्जन को सबमिट किया, जबकि कमेटी स्टार्ट किसके द्वारा की गई? TSR सुब्रमण्यन के द्वारा, ठीक है। ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें लिखा भी है, सी इज द करेक्ट आंसर, कस्तूरी रंगन कमेटी। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से पढ़ें, और ये अभी बहुत डिटेल टॉपिक है। हम लोग क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।